Good morning, dear students. Welcome back to the class. I hope you all enjoyed the last class and done that also. हम लास्ट क्लास में हम पढ़े थे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. आई होप उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा. अगर कोई डाउट आपको उसके रिगार्डिंग उस क्लास में है तो आप पूछ सकते हैं. कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसमें पूछ सकते हैं मेरे से. आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब वैसे तो हमने पढ़ा था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. बट आज हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से अलग है. ठीक है, तो इसको आपको अभी देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आधे में बंद नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा टॉपिक. और उसके बाद हम ये टॉपिक होने के बाद, ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाने के बाद, हम डिफरेंस बिटवीन ख़त्म होने के बाद हम पढ़ेंगे डेलीगेशन क्या है. डेलीगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका चैप्टर 5 का, और चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग हम पढ़ रहे थे, तो बने रहेंगे इस वीडियो में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है. वेट फॉर ए मोमेंट. देखिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म डेलिबरेटली इन प्लान्ड मैनर. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि प्लान्ड मैनर में होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वो प्लान्ड मैनर में वो ऑर्गेनाइजेशन चलता है और वो स्ट्रक्चर प्लान्ड मैनर में बनता है. ठीक है, ऐसे नहीं कि अनप्लान्ड मैनर में होता है. तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कशन हो चुका है. अगर आप लास्ट क्लास नहीं किए हैं तो लास्ट क्लास पहले कर लें, उसके बाद ये क्लास देखें आप. ठीक है, तो अभी उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करवा रहा, अभी मैं डिफरेंस बिटवीन अपन इसमें कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्लान मैनर में होता है, पहले से प्लान होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा और कौन किसके सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसका सुपीरियर होगा, वो सब पहले से प्लान्ड होता है. जो लोग पिछला क्लास किए हैं उसको उनको ये अभी डिफरेंस बिटवीन पूरा आराम से समझ में आ जाएगा. ठीक है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन गेट क्रिएटेड स्पॉन्टानियसली. स्पॉन्टानियसली मतलब ऐसे ही अचानक. ठीक है, अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में दो एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, दोनों मैनेजर हैं. ठीक है, या सेल्समैन है, और दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आएगा. ठीक है, विदाउट एनी प्लानिंग. इसके लिए कोई प्लानिंग का ज़रूरत नहीं होता है. अब मिस्टर ए और मिस्टर बी ने कोई प्लान किया था क्या कि हम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, वो तो ऑटोमेटिक हो गया था. ठीक है, तो ऑटोमेटिक होता है इनफॉर्मल में. ठीक है, इसके लिए कोई प्लानिंग का ज़रूरत नहीं होता है. सेकेंड पॉइंट है पर्पस. पर्पस क्या था, पर्पस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ टू वर्क सिस्टमेटिकली एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल. जो देखो, जो लास्ट क्लास में जो डायग्राम बना था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, कि सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है. ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए ये स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है. क्लियर है. बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस लिए होता है, एज यू ऑल नो, साइकोलॉजिकल और पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है. क्लियर है ये चीज़. ओके, तो अब थर्ड पॉइंट क्या है, बिहेवियर ऑफ मेंबर्स. बिहेवियर ऑफ मेंबर्स मीन्स जो उस स्ट्रक्चर में हैं, चाहे एम्प्लॉई हो या मैनेजर हो या जो भी हो, उनका बिहेवियर कैसा होता है. अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय इज डिसाइडेड बाय द मैनेजर्स. अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय इज डिसाइडेड बाय मैनेजर्स. मतलब जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट का बिहेवियर डिसाइड करेगा. कौन से स्ट्रक्चर में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अभी देख लो, अभी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का डिफरेंस मैं यहाँ पे बताने नहीं वाला, क्योंकि मैं वो पहले से बता चुका हूँ. सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है वो बेसिक सा चीज़ है, मैं पहले बता चुका हूँ, पहले 2 वीडियो में वो बहुत डिस्कशन हो चुका है. आप मेरे से एक्सपेक्ट ना करें कि मैं वो चीज़ अभी बताऊँगा. ठीक है, तो इसमें मैं टेक्निकल टर्म ही यूज़ करूँगा कि जो सुपीरियर है वही अपने सबऑर्डिनेट का
बिहेवियर डिसाइड करता है कि वो मतलब जो सुपीरियर है उसको पता है कि उसके अंडर में कौन कौन एम्प्लॉय होंगे और कौन किस टाइप से रिपोर्ट करेगा, कौन किस टाइप से कम्युनिकेट करेगा, कौन किस टाइप से बात करेगा, वो सब उसको पता होता है। किसको? सुपीरियर को। कौन से स्ट्रक्चर में? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, इस वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर। अब इनफॉर्मल में क्या होता है? इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देयर इज नो कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। देखो, अब जैसे मिस्टर ए है, उसने ज्वाइन किया टाटा कंपनी, मिस्टर बी है, उसने भी ज्वाइन किया टाटा कंपनी। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी ने ज्वाइन किया टाटा कंपनी, वो कुछ दिनों के बाद वो दोनों फ्रेंड्स बन गए, ठीक है। तो इसमें क्या टाटा कंपनी के जो बॉस हैं उनका कोई कंट्रोल है क्या? ऑब्वियस सा बात है, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। इवन उनको थोड़ी पता है कि वो दोनों दोस्त बन गए, अब आपस में काम करे तो फ्रेंड बन गए तो बन गए, है ना। तो इन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर देयर इज़ नो कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट over the behavior of employees, but if the behavior of informal group is bringing negative result then the management may interfere। ये बात बिल्कुल सही है कि देखो वो लोग फ्रेंड बन गए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैनेजमेंट को, बट प्रॉब्लम इज़ कि अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी फ्रेंड बनने के बाद ऑर्गेनाइजेशन का कुछ बुरा कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बुरा कर रहे हैं मिस्टर ए और एंड बी, सपोज ऑर्गेनाइजेशन में तोड़फोड़ मचा रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट को ख़राब कर रहे हैं, तो उस केस में मैनेजमेंट को पूरा राइट है कि उनके ऊपर उनको स्टॉप करें और उनको समझा दिया जाए कि ऐसा करना गलत है, और अगर वो ना माने तो उनको निकालने का भी पूरा राइट है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वेट फॉर ए मोमेंट, मैं थोड़ा रब कर दूं इसको। अब देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर। अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देयर इज वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच डिसाइड द स्केलर चेन एंड डिफाइन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये चीज़ तो मेरे ख्याल से मुझे समझाने का ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्या लिखा हुआ है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर पहले से ही बना होता है, ठीक है, ऑब्वियस सा बात है इसमें। और सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया। और स्केलर चेन वाला प्रिंसिपल जो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था वो भी फॉलो होता है, ठीक है। इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। मतलब क्या है? वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है क्या? नहीं होता है। कोई भी किसी से फ्रेंडशिप कर सकता है, कोई भी किसी से बातचीत कर सकता है, ठीक है। और देयर इज़ नो फिक्स सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप और नो स्केलर चेन। मतलब अब जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी का एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मिस्टर ए और बी दे बिकेम फ्रेंड्स। तो अब इसमें ए बोलेगा क्या मैं सुपीरियर हूँ और तुम सबऑर्डिनेट हो, या फिर बी ए बोलेगा क्या कि मैं सुपीरियर हूँ तुम सबऑर्डिनेट हो? ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? ओके। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन। अंडर फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑल द इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू स्केलर चेन। मतलब लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक इंफॉर्मेशन जाता है, ठीक है। द मैनेजर प्रीफर रिटर्न चैनल्स होता है फॉर कम्युनिकेशन। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर देयर इज़ नो फिक्स्ड पाथ फॉर पासिंग इंफॉर्मेशन। इनफॉर्मल में क्या है? कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, ठीक है। अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर देयर इज़ नो फिक्स्ड पाथ ऑफ पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कैन ट्रैवल फ्रॉम एनी साइड। मतलब अब जैसे यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ मैं। छोटा डायग्राम है, यहीं पे बनाता हूँ। यहाँ जगह में, यहाँ ए है, यहाँ बैठा है, ये सुपीरियर है, और ए के नीचे हैं एक्स वाई, और यहाँ एक्स वाई जेड तीनों हैं, ठीक है। और ए के ऊपर है एम, ठीक है। एम जो है बॉस है, ठीक है। ये कौन है? बॉस। तो अब बोला क्या है? देखिए फिफ्थ नंबर पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। सी
कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इनफॉर्मल में कैसा होता है? अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर देयर इज़ नो फिक्स पार्ट ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन कैन ट्रैवल फ्रॉम एनी साइड, मोस्टली ओरल कम्युनिकेशन टेक प्लेस। ठीक है, मतलब जैसे मान लो यहाँ ये जो जेड है, ये बॉस का मतलब जो बॉस है ना वो जेड के अंकल लगते हैं। ठीक है, तो जेड के अंकल कौन? बॉस। जेड के अंकल कौन? बॉस। ठीक है, और वैसे देखोगे तो जेड जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वहाँ पे एम जो है वो बॉस है। ठीक है, अब मान लो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता तो जेड पहले इन्फॉर्मेशन किसको देता? जेड पहले देता ए को, ए देता एम को। ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में कैसे इन्फॉर्मेशन जाएगा? डायरेक्ट बॉस को चला जाएगा। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यही होता है, जो मैसेज है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी मोड से, किसी भी रास्ते से जा सकता है। क्लियर है? ओके। अब देखो लीडरशिप 6 नंबर पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ऑथोरिटी एंड लीडरशिप। मतलब कौन किसका लीडर है, कौन किसके अंडर में काम कर रहा है, वो तो उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर में। द पर्सन विथ हाईएस्ट ऑथोरिटी इज़ कंसर्न एज लीडर। ऑब्वियस सब बात है। देखो जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है उसी को लीडर बोला जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, जो हम डायग्राम बनाए थे, वेट फॉर ए मोमेंट। देखो यहाँ पे जो अबव डायग्राम में एम जो बॉस है वो लीडर है ना, क्योंकि उसके पास अल्टीमेट पावर है। यहाँ देखो, सिर्फ इसी चीज़ को देखो। वेट अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, फोकस करना है। एम जो है वो कौन है? बॉस है। एम के पास अल्टीमेट पावर, क्योंकि एक्स वाई जेड का लीडर कौन? ए का लीडर कौन? एम। तो एक्स वाई जेड का लीडर कौन कौन है? ए भी है और एम भी है। ठीक है, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर में कैसा होता है? ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है और उसी के अकॉर्डिंग पावर और लीडरशिप डिसाइड होता है। अब देखोगे तो ए जो है सुपीरियर है, एक्स वाई जेड का सुपीरियर ए, और ए का सुपीरियर कौन? एम। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग लीडरशिप और पावर डिसाइड होता है। ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल में वैसा होता है क्या? डियर स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल में वैसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो in formal organization structure there is direct relationship in authority and responsibility. authority responsibility में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अंडर इनफॉर्मल देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन ऑथोरिटी एंड लीडरशिप। इसमें कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे अपने डायग्राम में जो जेड था, जेड का बॉस कौन था? एम। ठीक है, तो कोई रिलेशन बैठता है क्या इसमें? कोई रिलेशन नहीं बैठता है। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट है स्टेबिलिटी और ड्यूरेशन। मतलब क्या है? कब तक कितना स्टेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है और किसका ड्यूरेशन कितना है, कौन कितना मतलब टर्म तक रह सकता है। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल बिकॉज मोर स्टेबल एंड ड्यूरेबल, लास्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मोर stable and durable, last for a long period of time, because once the organizational structure is made, it exists
टिल द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक बार स्ट्रक्चर जो बन गया फिर वो हिलेगा नहीं, वो सीमेंट जैसे एक बिल्डिंग टाइप का हो जाएगा, ठीक है। इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देर इज़ नॉट वेरी स्टेबल बिकॉज एम्प्लॉयज़ कैन चेंज देयर फ्रेंडली एंड सोशल ग्रुप वेन एवर दे डिज़ायर। अब जैसे मान लो ए और बी फ्रेंड है और मान लो उन दोनों का झगड़ा हो गया तो वो लोग बात करना बंद भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये नॉर्मल सा बात है, ऐसा कोई उसमें कोई बड़ा बात नहीं है कि ए और बी फ्रेंड हैं तो उनका बातचीत चलता ही रहेगा, ठीक है। तो वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या है, वो जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप तो होता है नहीं, और जो स्ट्रक्चर है उसका कोई मतलब कोई ड्यूरेशन भी नहीं है, स्टेबिलिटी का कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देखो इधर फोकस करो, 8 नंबर पॉइंट। अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द एम्प्लॉय स्ट्रिक्टली हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इन केस दे आर नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन देयर विल ए पेनल्टी ऑन देम। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, रूल्स एंड रेगुलेशन मानना पड़ेगा फॉर्मल में। और इनफॉर्मल में क्या होगा उसका अपोजिट, नो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मेंबर एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इफ दे नॉट फॉलो देयर इज़ नो पेनल्टी। कोई रूल नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, जो जैसा बिहेवियर दिखा दिया। अब तुम तुम्हारे फ्रेंड के साथ कोई रूल में रहते हो क्या? नो सर, कोई रूल नहीं फॉलो होता है ना, आप यही बोलेंगे मुझे। अच्छा, पॉइंट नंबर 9, इंटरडिपेंडेंस। द फॉर्मल स्ट्रक्चर इज़ एन इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर विच कैन एग्जिस्ट systematically after the organizing process is over। जो formal structure है, the formal structure as an independent structure which can exist systematically after organizing process is over। that means what, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है विच कैन एग्जिस्ट सिस्टमेटिकली आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज ओवर। तो वो जो स्ट्रक्चर है फॉर्मल स्ट्रक्चर, जैसे ए बी सी थे, उनके ऊपर कौन था, वेट मैं वो डायग्राम निकाल लेता हूँ। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर मैं बनाया था यहाँ डायग्राम में, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया था इसमें देखो एम जो है ये बॉस है, एम जो है ये बॉस है। अब बॉस जेड जो है एम्प्लॉई है, ठीक है, एक्स वाई जेड एम्प्लॉई है, एक्स वाई जेड का सुपीरियर ए और ए का सुपीरियर एम, ठीक है। तो हम पढ़ क्या रहे थे, जो ये स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ओवर होने के बाद ये स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ख़त्म हो गया तो ये स्ट्रक्चर तोड़ फोड़ के फेंक देंगे, ऐसा नहीं है, ये स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। एक प्रोसेस ओवर होने के बाद ये स्ट्रक्चर सेम का सेम रहेगा, मतलब एम बॉस रहेगा और ए जो है वो मिडिल मैनेजमेंट में रहेगा और एक्स वाई जेड जो है एम्प्लॉई रहेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो यही चीज़ है, लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता है। देखिए आप,
वेट फॉर ए मोमेंट। देखिए इसमें जो हाँ इंटरडिपेंडेंस वाला पॉइंट वी वर डिस्कसिंग, द फॉर्मल स्ट्रक्चर इज इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर विच कैन एग्जिस्ट सिस्टमेटिकली आफ्टर द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज ओवर, और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये चीज़ तो मैं पहले से बताया था कि जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। जैसा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा वैसा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। 10 नंबर फ्लो ऑफ ऑथोरिटी। फ्लो ऑफ ऑथोरिटी आप खुद से बिना बुक देखे बताओ, फ्लो ऑफ ऑथोरिटी कैसा होना चाहिए? फ्रॉम टॉप टू बॉटम होना चाहिए ना, मतलब अपवर्ड टू डाउनवर्ड होना चाहिए। जो टॉप लेवल में है उससे फ्लो ऑफ ऑथोरिटी होगा ना, है ना। तो वही चीज़ लिखा हुआ है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और इसमें फ्लो कैन फ्लो ऑन एनी डायरेक्शन। क्लियर है ये चीज़? ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे डेलीगेशन क्या होता है, ठीक है। वेट, वेट फॉर ए मोमेंट। हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है हम वो अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। डेलीगेशन मतलब अपना पावर किसी को देना कुछ काम करवाने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में अपने पहले डिस्कस करते हैं, उसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेलीगेशन का सीधा सा मतलब होता है कि अपना काम दूसरों से करवाना, ठीक है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर हैं, ठीक है। मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ स्कूल में प्रिंसिपल सर हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये प्रिंसिपल हैं, तो प्रिंसिपल सर सारा काम तो नहीं कर सकते ना। देखिए अब वो उनको स्कूल भी देखना है, ठीक है, और उनको मैनेज भी करना है स्कूल, सारे क्लास को भी देखना है कि प्रॉपरली वर्किंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये अब अगर इनको बोला जाए कि आप सारे क्लास का सारा सब्जेक्ट पढ़ाइए 1 से लेके 12 तक, ठीक है, ऑल क्लास प्लस ऑल सब्जेक्ट, तो मुझे बताओ क्या इनके लिए ये पॉसिबल है कि वो सारा क्लास का सारा सब्जेक्ट अकेले पढ़ाएं और स्कूल को चलाएं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि सारा क्लास का वो सारा सब्जेक्ट पढ़ाएं और स्कूल को भी चलाएं। तो इसीलिए क्या किया है इन्होंने अपना काम को बांट दिया है। इन्होंने क्या किया है, अपना काम को बांट दिया है। ये क्या बोल रहे हैं कि ठीक है मैं तो नहीं चला सकता, पर हर क्लास के लिए अलग अलग टीचर होंगे, ऑल क्लास के लिए अलग अलग टीचर होंगे, और हर सब्जेक्ट के भी अलग अलग टीचर होंगे, ठीक है। और जैसे क्लास वेट क्लास 12th के अलग अलग सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो क्लास 12th के अलग टीचर्स होंगे, और क्लास 12th के जितना सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के भी अलग अलग टीचर होंगे, ठीक है। जैसे कि अकाउंट्स के लिए अलग, बीएसटी के लिए अलग, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए अलग, और पीएचई के लिए अलग टीचर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डेलीगेशन ऑफ
ऑथोरिटी। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, इसमें एक सीखने वाली बात है कि डेलीगेशन जब होता है तो डेलीगेशन के साथ ऑथोरिटी भी देना ज़रूरी है। डेलीगेशन के साथ ऑथोरिटी भी देना ज़रूरी है। ऑथोरिटी देना क्यों ज़रूरी है आप बोलेंगे? एग्ज़ाम्पल, फिर से एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि ऑथोरिटी देना क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए प्रिंसिपल सर ने मुझे बोला कि बीएसटी सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है, ठीक है, लेकिन वो बोलेंगे कि आपको सब्जेक्ट तो पढ़ाना है लेकिन आपको क्लास के अंदर नहीं घुसना है, आप क्लास के अंदर नहीं घुस सकते। तो इज़ इट पॉसिबल फॉर मी टू टेक द क्लास? इज़ इट पॉसिबल फॉर मी टू टेक द क्लास? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर वो मुझे बीएसटी का काम देते हैं, बीएसटी सब्जेक्ट पढ़ाने का काम देते हैं, तो उनको मुझे ये पावर भी देना पड़ेगा कि मैं बीएसटी क्लास के अंदर घुसूँ, क्लास 12th में घुसूँ और उन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके उनको बीएसटी पढ़ाऊँ। तो इसमें उन्होंने क्या किया, जब मुझे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया बीएसटी पढ़ाने का, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जब उन्होंने मुझे, जब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए तो उनको ऑथोरिटी भी देना पड़ेगा। दो चीज़ें हैं अलग अलग, ये बात सीख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए तो वो उनको मुझे ऑथोरिटी भी देना पड़ेगा, ठीक है। क्या ऑथोरिटी देना पड़ेगा? कि मैं क्लास के अंदर एंटर कर सकूं और बच्चों को पढ़ा सकूं। ऑथोरिटी ये है कि क्लास में एंटर कर सकूं, और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि क्लास पढ़ाना है, बीएसटी पढ़ाना है। क्लियर है? तो इट इज़ द क्लासिक एग्जांपल ऑफ डेलीगेशन। प्रिंसिपल सर ने क्या किया हुआ है, अपना काम डेलीगेट किया हुआ है। किसको किया हुआ है? मुझे किया हुआ है। बीएसटी पढ़ाने का काम मुझे उन्होंने डेलीगेट किया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो लेकिन डेलीगेशन में क्या चीज़ होता है, जैसे कि मैंने बताया पहले, क्लास 12th में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और उसमें से बीएसटी सब्जेक्ट पढ़ाने का जिम्मेदारी मुझे प्रिंसिपल सर बोलिए या फिर मैनेजमेंट ने दिया हुआ है, तो जिसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, और उसके लिए उन्होंने मुझे पावर दिया हुआ है कि मैं क्लास में जाऊँ, एंटर करूँ और बच्चों को पढ़ाऊँ, ठीक है। तो जब भी डेलीगेशन का बात आता है तो ये दो चीज़ ज़रूर आप याद रखेंगे कि डेलीगेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों चलता है। क्लियर है ये चीज़? मैं अनवांटेड चीज़ को रब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। जब भी डेलीगेशन का बात आता है तो दो चीज़ होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, दो चीज़ ज़रूर होना चाहिए इसके साथ में। अब देखिए, मैंने बीएसटी पढ़ाया, एट द एंड जब एग्ज़ाम होगा तो बच्चों के कम मार्क्स आएंगे, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैं ना, मी। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है या फिर क्लास में सो रहा है, तो उसके लिए कौन है रेस्पॉन्सिबल? इट्स मी। कोई बच्चा कम मार्क्स ला रहा है, उसके लिए कौन है रेस्पॉन्सिबल? मी। कोई बच्चा फेल हो रहा है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? अगेन आई एम द रेस्पॉन्सिबल पर्सन। तो दैट मीन्स व्हाट? आई एम अकाउंटेबल फॉर इट। इसी को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अब जैसे उन्होंने मुझे बीएसटी पढ़ाने को कहा, बीएसटी पढ़ाने को कहा, तो बीएसटी पढ़ाने के बाद पहले तो बीएसटी के लिए रेस्पॉन्सिबल मैं हूँ, और उन्होंने मुझे पावर प्रोवाइड किया, पावर मीन्स ऑथोरिटी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड किया। इसी को तो कहते हैं डेलीगेशन। लेकिन जो रिज़ल्ट होगा उसके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा? रिज़ल्ट के लिए ऑब्वियसली मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। रिज़ल्ट के लिए ज़िम्मेदार कौन है? मैं ज़िम्मेदार हूँ। क्लियर है ये चीज़? ओके। तो यही बात है कि बीएसटी पढ़ाने का ज़िम्मेदारी मेरा, और ऑथोरिटी भी उन्होंने मुझे दिया। ऑथोरिटी मीन्स पावर, और उसका रिज़ल्ट के लिए ज़िम्मेदार कौन है? मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ, और इसी को हम बोलते हैं व्हाट? अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। Responsibility means
व्हाट, जिम्मेदारी। ठीक है, एक एग्जाम्पल डेलीगेशन का हमने डिस्कस किया, उसके थ्रू डेलीगेशन समझाने का कोशिश किया। इसके अलावा देयर इज़ वन अनदर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल इज़ देयर। आपके घर में आप देखे होंगे कि आपकी मदर बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही कुछ घरों में वो अपना काम को बांट देते हैं, किसी और को वो काम करने के लिए देते हैं, ठीक है। कुछ घरों में ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि हाँ, तो मदर हर काम करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनका हेल्थ डाउन हो गया, तो उन्होंने क्या कहा कि कुकिंग वाला जो वर्क है वो कौन बनाएगा, सीता आंटी। ठीक है, कुकिंग वाला जो काम है वो कौन करेगा। देखो नॉर्मल डेज में मदर काम करते हैं, उनका हेल्थ डाउन हो गया तो फिर क्या होगा, कुकिंग वाला काम मदर ने किसको सौंपा, सीता आंटी को। अब सीता आंटी जो काम करेंगे उनका काम क्या होगा, नॉर्मल सा बात है, कुकिंग काम होगा, क्योंकि मदर कुकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो सीता आंटी विल डू द वर्क फॉर हर, ठीक है। मदर के बिहाफ में ये काम सीता आंटी करेंगे। लेकिन मुझे ये बात बताओ कि अगर सीता आंटी किचन में ना जाएं, गैस को यूज़ ना करें, ठीक है, और भी अदर फूड आइटम्स को यूज़ बिना किए उनको बोला जाए कि आप कुकिंग करो, तो क्या ये उनके लिए पॉसिबल है कि खाना बनाना उनके लिए पॉसिबल है। माय डियर स्टूडेंट्स, उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब उनको ये काम खाना बनाने का काम दिया गया, डेलीगेशन किया गया, तो उनको उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दिया गया तो उनको उस चीज़ का अथॉरिटी भी देना पड़ेगा, उनको पावर भी देना पड़ेगा, ठीक है। और पावर देने के बाद जब खाना बन जाता है तो खाना के लिए खाना अच्छा बना है खराब बना, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, सीता आंटी इज़ सोल रेस्पॉन्सिबल, सीता आंटी ही रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस चीज़ से डेलीगेशन क्या होता है, ठीक है। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम डेलीगेशन का मीनिंग जो आपके बुक में दिया गया है वो हम डिस्कस करेंगे। वेट, अब देखिए ये डायग्राम में सब देखेंगे, in simple words delegation refers to downward transfer of authority from superior to subordinate, ठीक है। सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होता है उसको हम डेलीगेशन कहते हैं। तो डेलीगेशन क्या होता है, इज़ ए प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब काम देना, ठीक है। देखो सारा ये येलो हाईलाइटेड चीज़ को देखिए, एंट्रस्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी, द प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम देना और ऑथोरिटी मतलब पावर देना, टू होम, टू सबऑर्डिनेट, एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, मतलब जिम्मेदार कौन है। अब जैसे खाना बनाने के लिए जिम्मेदार कौन, सीता आंटी, ठीक है। वैसे ही बीएसटी पढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन, मैं खुद, ठीक है। टू दोज एम्प्लॉयज़ हु आर एंट्रस्टेड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी, ठीक है। क्लियरली वही चीज़ लिखा हुआ है, डेलीगेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, खुद का काम दूसरों को सौंपना, क्योंकि खुद वो इंसान इतना काम नहीं कर सकता। अब आप देखिए ये फ़ोटो में एक मैनेजर बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये मैनेजर सोचे कि ये सारी फाइलों को वो खुद ही चेक करे, तो ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए। इसी जगह अगर वो ये फ़ाइल को बांट दे, ये ए कर देगा, ये आधा बी कर देगा, ये एक सी कर देगा,
तो इसी को बोलेंगे हम डेलीगेशन, और जो ये काम करेगा वो उसके लिए ज़िम्मेदार भी होगा, ठीक है। और जो अब जैसे ये मैनेजर जानता है कि उसको काम करवाना है ABC से, तो वो उनको पावर भी देगा। क्लियर है, क्लियर है ये चीज़? ओके। अब देखो, नो डेलीगेशन लीड्स टू ओवरबर्डन ऑन मैनेजर, मतलब अगर मैनेजर सोचे कि सारा काम ये खुद करे तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा, या तो वो कर ही नहीं पाएगा या तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा। ये है यहाँ पे, ये लाइन लिखा हुआ है देखो, नो डेलीगेशन लीड्स टू ओवरबर्डन ऑन मैनेजर। तो क्लियर बात वही है कि डेलीगेशन लेने से, डेलीगेशन खुद का काम डेलीगेट करने से क्या है, पावर देना पड़ता है, बट काम आसानी से हो जाता है और बर्डन एक इंसान के ऊपर नहीं पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको वो वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पर्सनली मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।